नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा के सांसद भी हैं। सभी हाई प्रोफाइल बड़े बड़े राजनेताओं के केस वही लड़ते हैं, जिस तरह से कपिल सिब्बल साहब भी बड़े बड़े केस ही लड़ते हैं। छोटे लोगों का तो नंबर कभी आता नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने ट्वीट किया है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने अजीत भारती को टारगेट किया है, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये ट्वीट करने की अभिषेक मनु सिंघवी को क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत थी उनको इस मामले में कूदने की? सबसे पहला सवाल तो ये भी है। अंजू जी, मुझे लगता है ये आईटी सेल है। आईटी सेल में मैसेज आया होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी आपको ये ट्वीट करना चाहिए, आप वकील हैं और आपके बोलने से फर्क पड़ता है लीगल फ्रेटर्निटी में स्पेशली। तो जब मांगे उठ रही हैं कि अजीत भारती के ऊपर में केसेस हों, क्योंकि वो रिजर्वेशन के ऊपर बातें कर रहे हैं और ऑलरेडी उनको धमकी मिल रही है दोनों तरफ से, विपक्षी तरफ से भी और सत्ता दल के कुछ एनडीए के साथियों की तरफ से भी उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे में लगा कि क्या पता उसमें एक अभिषेक मनु सिंघवी जी का भी ट्वीट काम आ जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी का ये ट्वीट है, ये अजीत भारती जी के कमेंट से बिल्कुल मेल नहीं खाता। आप अजीत भारती का वीडियो, जिस वीडियो की ये बात हो रही है उसकी बात सुनो। वहां पे अजीत भारती की बहन को किसी ने टारगेट किया कि अपनी बहन को हमारे पास भेजो, इस टाइप की बातें। तो उस पर अजीत भारती का गुस्सा होना स्वाभाविक था और अजीत भारती ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। कोई भी भाई अपनी बहन के, अपनी माता के प्रति इस तरीके का अनादर नहीं सहेगा, वो जवाब देगा। और वही जवाब अजीत भारती जी ने दिया था। उसको लेके जो भी हुआ है, तो अजीत भारती ने कहा है कि भाई अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो मैं देखने के लिए तैयार हूं। इनफैक्ट एक एफआईआर हो भी गया है दिल्ली में। अच्छा, उसमें बड़ी बात क्या है कि क्योंकि ये रावण, जो चंद्रशेखर रावण जो सांसद है, उसकी वजह से शुरू हुआ है और वो सब हुआ है। तो रावण चंद्रशेखर खुद उत्तर प्रदेश का सांसद है, लेकिन जो एफआईआर हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली में एंटिसिपेटरी बेल फाइल हुआ है। मेरी बात हुई थी अजीत भारती जी से 1-2 दिन पहले, और वहां पे कोर्ट ने उनको वो दिया है रिलीफ कि पुलिस बिना कोर्ट को, बिना इनको नोटिस दिए कोई एक्शन नहीं लेगी, और जो भी नोटिस देगी वो कोर्ट के संज्ञान में लेके आएगी। क्योंकि अजीत भारती जी के वकीलों का वहां कहना है कि हमने कुछ ऐसा बोला ही नहीं जिसपे SC/ST एक्ट मेड आउट हो। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी जी का इस तरीके का टिप्पणी, और देखिए अगर आप बाल की खाल नोचेंगे तो आपके ऊपर भी टिप्पणी आएंगी। अब जितना मैं सुन पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, अजीत भारती जी ने भी पुराने चिट्ठों की बात कर दी है। तो बचना चाहिए। इतने बड़े एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट का दर्जा आपको मिला हुआ है, राज्यसभा के सांसद भी हैं। आपको इस तरीके की टिप्पणी देने से पहले सोचना चाहिए कि उसका क्या असर होने वाला है। एक और बड़ी बात अंजू जी, जिस बात पर अजीत भारती को इतना क्रोध आया, वो क्रोध आने लायक बात है भी। ये कि ब्राह्मणों को, राजपूतों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अगर आपको कास्ट में विश्वास नहीं है तो आप पहले अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को हमारे पास भेजिए, ये मानसिकता बहुत गलत है। और ये पहली बार नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है। इनफैक्ट मैं संतोष वर्मा करके एक IAS ऑफिसर है, बहुत सीनियर, मध्य प्रदेश का, उसने भरे मंच से यही बात कही थी कि कास्ट सिस्टम तब तक चलेगा जब तक ब्राह्मणों की बेटी से मेरी बेटे का विवाह नहीं हो जाता। क्यों भाई, बेटियों का ही विवाह क्यों हो? और ये क्या सिस्टम है, ये क्या कुंठा है आपके मन में? अभी मैं देख रहा था भीम आर्मी का ही एक व्यक्ति इसी तरीके से कह रहा था, और चंद्रशेखर रावण उसको खुला सपोर्ट कर रहा था। कह रहा था कितने वर्मा दबाओगे, हर घर से वर्मा निकलेगा। जब तक ब्राह्मणों की, राजपूतों की लड़कियां हमारे घर नहीं आ जाती तब तक हम नहीं मानेंगे। ये तो जो मुगल सोचते थे कि भाई स्लेवरी किसी तरीके से कर लो, लड़कियों को अगवा कर लो, जबरदस्ती उनसे उनको अपने हरम में रखो, ये उस तरीके की मानसिकता है। और क्योंकि आपके पास वो प्रोविजन है कि हम कुछ भी जवाब देंगे तो आप SC/ST एक्ट में केस कर देंगे, और आप कुछ बोलेंगे तो यहां होगा नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सभी दलित गलत हैं या सभी ट्राइबल्स गलत हैं या सभी के मन में द्वेष है, लेकिन इस कानून का दुरुपयोग करके जिस तरीके से ये किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। कि आप मेरी माँ बहन के बारे में कुछ भी बोलिए और हमने अगर काउंटर कर दिया तो SC/ST केस हो जाएगा। अजीत भारती का केस बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर अजीत भारती के ऊपर केस हुआ है, संतोष वर्मा पे क्यों नहीं हुआ आज तक केस? संतोष वर्मा ने तो बहुत गलत बातें कही। छोड़िए, ये चंद्रशेखर रावण के ऊपर टिप्पणी को लेके है ना,
चंद्रशेखर रावल ने काजल हिंदुस्तानी को क्या क्या नहीं कहा था, क्या क्या अभद्र गालियां नहीं दी, अभी तक पड़ा हुआ है वो पोस्ट सब। क्यों नहीं हुआ उनके ऊपर एफआईआर? तो ये एक तरफा रवैया होने की वजह से सोसाइटी में मुझे लगता है दरार बढ़ रहा है। और फिर मैं तो ये भी पूछना चाह रही हूँ कि जिस शख्स ने अजीत भारती की बहन को लेकर टिप्पणी की, उस पर ट्वीट क्यों नहीं किया अभिषेक मनु सिंघवी ने? रावण जो है उस पर ट्वीट क्यों नहीं किया? उसने तो आज तक की एंकर को लेकर भी अनाप शनाप बोला था, भीम आर्मी वाले ने, उस पर ट्वीट क्यों नहीं किया? तो उस जमात के लोग जो अनाप शनाप बकवास बातें करते, उसका तो संज्ञान लेने के लिए इनका आईटी सेल नहीं कहता होगा। तब तो ये मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन अगर अजीत भारती ने रिएक्ट किया जो उनकी बहन के लिए किसी ने कहा, तो वो एक पूरा का पूरा पोथा लिख बैठते। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अभी पहले उसका कारण है अंजू जी, इस प्रश्न का उत्तर भी अपने आप में स्पष्ट है। कांग्रेस हमेशा से प्रो मुस्लिम पार्टी रही है और ये दिखता है उनके आचरण में। लेकिन अब राहुल गांधी के अंदर में कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी हो गई है, तो वो जो भी कार्य करते हैं वो एंटी हिंदू दिखाता है। तो कैसे बातें कर देंगे? वहां तो उनके आईटी सेल में चल रहा है, मनुस्मृति गलत है उसको जलाया जाए, उनका पवन खेरा उसको शेयर कर रहा है, मनुस्मृति पैट्रियार्की है उसको गाली दिया जाए, घूंघट खराब है लेकिन साथ साथ हिजाब बहुत अच्छा है, नकाब बहुत अच्छा है, बुर्का बहुत अच्छा है, आबिया बहुत अच्छा है। तो इस तरीके के माहौल में राज्यसभा के सांसद है अभिषेक मनु सिंघवी और इनके लीगल सेल के हेड भी हैं कांग्रेस पार्टी के, कैसे कुछ बोल देंगे? अलाउड है क्या? उनके मुख्यमंत्री तक तो कोई अलाउड नहीं होता है। उनके मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी को, उन सबको शो कॉज नोटिस चला गया। आपको लगता है अपने दम से अभिषेक मनु सिंघवी कुछ कर पाएंगे? नहीं। जितना मैं अभिषेक मनु सिंघवी को जानता हूं, उनके लीगल नॉलेज को और सबको, काफी अच्छे वकील हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर उनकी तरफ से ये लेकिन ट्वीट आ रहा है, अब समझिए कि जबरदस्ती उनसे करवाया जा रहा है। उनकी अपनी कोई ज्यादा थाक बची नहीं है पार्टी के अंदर में, उनको फोर्स करके करवाया जा रहा है। और अगर खुद कर रहे हैं तो मूर्खता है, क्योंकि इतना ज्ञान होने के बाद भी अगर आप ये कर रहे हैं तो ये मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। इनको खुद पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जान के ये लिख रहे हैं। ये क्या अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरह की बातें अननेसेसरी हर जगह। अरे अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी एक को अधिकार है तो क्या अजीत भारती को अधिकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि बड़ा वियर्ड है कि आप हर जगह ना वही घिसा पिटा 5 लाइन ले आइए, डेमोक्रेसी, संविधान, अंबेडकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहां चला जाता है? मतलब अपने हिसाब से दिशा बदल दीजिए। तो ये मुझे लगता है बहुत गलत है। सवाल ये भी है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर पीएम मोदी को लेकर गालियां दी गई, क्या क्या नहीं बोला गया। आप याद कीजिए, उस वक्त तो राज्यसभा के सांसद होने के नाते अभिषेक मनु सिंघवी को सामने आकर ऐसा ही ट्वीट करना चाहिए था, लेकिन तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब अपने ट्वीट में वो ये भी लिख रहे हैं ना, डेरोगेटरी रिमार्क्स टारगेटिंग एससी सिटीजन्स, एल्डरलीज एंड वुमेन कांट बी डिसमिस। तो भाई अजीत भारती की बहन को भी तो टिप्पणी की गई है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप शोर मचा रहे हैं ट्विटर पर आकर। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे देखिए 2 बातें हैं। एक तो आरक्षण को लेके जो लोग सड़कों पे आना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को सड़क पे आने से रोकना नहीं चाहिए। अगर आप सीजेपी जैसे प्रोटेस्ट को अगर आप अलाउ करते हैं, जिसका आपको बैकग्राउंड नहीं पता है, कौन कहां से फंडिंग प्राप्त कर रहा है, किस एजेंडे से कर रहा है, जब आप उसको नहीं रोकते हैं, इनफैक्ट रोकना छोड़िए, आप एयरपोर्ट पे जाके उसको स्वीकृति पत्र दे देते हैं कि जाओ भाई प्रोटेस्ट करो फुल आजादी के साथ, पार्लियामेंट होने से 15 दिन पहले। तो आप ऐसे हालत में रिजर्वेशन के सपोर्ट में या अगेंस्ट में आने वाले लोगों को आप क्यों मना कर रहे हैं? रिफॉर्म की अगर कोई बात कर रहा है और बातचीत चाहता है तो उसमें गलत क्या है? अगर कि सीटों से, क्योंकि सीट जितने भी हैं, चाहे वो जॉब में हो चाहे पढ़ाई में हो, उससे फर्क तो सबको पड़ता है। जो ट्यूशन फीस होता है वो कम अगर किसी बच्चे का है तो डेफिनेटली उसका टैक्स पेयर से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कोई उस पर डिबेट करना चाहता है तो उसमें आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप उसको जगह नहीं दे रहे हैं। रामदास अठावले जैसे संसद के मंत्री मेटा और गूगल को धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम इसके सारे पोस्ट हटा दो, नहीं तो हम तुम पे एक्शन लेंगे। ये मुझे लगता है अपने आप में बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है कि आप इस तरीके से
दमनकारी नीति नहीं अपना सकते। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट की रिजर्वेशन पे क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए ये बात तो कोई डाउट पे नहीं है अंजू जी कि रिजर्वेशन सिस्टम में काफी खामियां हैं। रिजर्वेशन सिस्टम में खामियां इस तरीके से है कि कुछ जाति के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है और कुछ जातियों को बिल्कुल नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो सोसाइटी में गैप क्रिएटेड था, जिसको हटाने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम आया गया था, वो गैप और बढ़ गया है। मतलब इनफैक्ट आप इससे आप समझ सकती हैं कि जब अंग्रेज थे और जितने ओबीसी कास्ट थे, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान 1950 में लाया तो बढ़ गए, 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो और बढ़ गए। मतलब पूरी दुनिया में इकलौता देश भारत है जहां पे लोग बैकवर्ड बनना चाहते हैं, अपने जातियों को बैकवर्ड में ढकेलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फायदा है। अब देखिए अभी यूपीएससी और ये सब रिजल्ट आता है, हर जगह मीना ही आपको दिखेगा एसटी कैटेगरी से। तो मीना क्यों दिख रहा है? क्यों भाल नहीं दिख रहे, भील नहीं दिख रहे हैं, क्यों कोरबा डायनेस्टी ट्राइब नहीं दिख रहे हैं? तो ये एक बात है, इस वजह से गैप क्रिएट हो रहा है। और दूसरी बात, आप अनरिजर्व जो सीट्स हैं उनको कम कर रहे हैं लगातार। ये 50% की सीलिंग आपने तोड़ दी, तो इसलिए भी मन में असंतोष हो रहा है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी को या ओबीसी की क्रीमी लेयर को कि भाई मेरिट की कोई जगह है कि नहीं, हम क्या करें। ये दो विषयों पे ये पूरा विवाद हो रहा है। आपका पक्ष और विपक्ष कुछ हो सकता है। देखिए मोदी जी की सराहना इस मामले में करनी चाहिए, क्योंकि एक डिमांड जो इन लोगों का भी है कि इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन, तो ये तो पहली बार भारत में तभी हुआ जब मोदी जी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया 10%। आज ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है 10%। हाँ, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, वो एक बात है, लेकिन आरक्षण तो है, व्यवस्था तो है, इसमें तो कंप्लीट क्रेडिट आना चाहिए उनको। अरे मेरे को थोड़ा सा दिक्कत भी है इन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या जो लोग इन विषयों को उठा रहे हैं, ये जब उसमें भाजपा को टारगेट करते हैं तो मुझे आपत्ति इसलिए है क्योंकि भाजपा तो कम से कम 10% आरक्षण दी भी है ईडब्ल्यूएस को, सभीयों से गाली खाते हुए, सभी दलों से। और इस विषय पर जो आप आज उठा रहे हैं तो भाजपा खुल के कुछ बोल नहीं रही है एज सच कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये कह रही बात करना चाहिए। बाकी दल क्या कह रहे हैं वो देखना चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी ने खुल के आगे कह दिया कि इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। एलजेपी ने कह दिया हमेशा तक रहेगा। तो जब सत्ता दल के लोग और विपक्षी दोनों यही बातें कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण के बारे में डिस्कशन करके उसको हटाने की बात हो रही है, हम नहीं हटने देंगे। कांग्रेस एक टाइम में नेहरू जी के अंदर में, इंदिरा जी, इनफैक्ट राजीव गांधी के अंदर तक में भी खुल के आरक्षण का विरोध करती थी, कहती थी कि आरक्षण मिलने से लोग आलसी हो जाएंगे। इस तरीके के व्यक्तित्व तो पार्लियामेंट के अंदर में है। आज उन्होंने रुख बदल लिया है क्योंकि उनको लगता है भाजपा को हराने का इकलौता तरीका यही है कि देश को बांटो, चाहे वो धर्म और मजहब के आधार पे या जात के आधार पे, वो वही कर रहे हैं। तो मैं जब देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि भाजपा सबसे ज्यादा सपोर्टिव है आरक्षण को लेके। इनफैक्ट अंजू जी देखिए, पर्सनली सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन याद करना चाहिए कि प्रमोशन में आरक्षण पहली बार भाजपा की सरकार में ही आया था। तो आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेमी पार्टी है तो वो भाजपा है, और ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण उन्होंने दिया है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं भाजपा से तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आपका समर्थन कर कौन रहा है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हम निर्दलीय हैं, हम सबसे अलग हैं, तो ठीक है, तो टारगेट सबको कीजिए। तब आप ये मत कहिए कि 20-22 स्टेट में भाजपा है तो हम इसलिए भाजपा का विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो गलत होगा। अगर एक भी राज्य का एक भी पॉलिटिकल पार्टी आपको समर्थन करता है आरक्षण के मुद्दे पे तो आप उसकी बात करिए, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है और भाजपा ने कंपेटिवली सबसे ज्यादा आपको दिया है तो आप इस तरीके की बातें करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आपने रामदास अठावले की बात की ना कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इनको दिखाया ना जाए, तो ये सब लोग तब कहां थे जब क्रोचों का आंदोलन चल रहा था। उन्होंने तो भरपूर इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का। उनके जो पोस्ट थे वो तो हर जगह दिख रहे थे, तब ये लोग सोए हुए थे। लेकिन अब अगर आरक्षण हटाओ या आरक्षण में रिफॉर्म्स की बात करते हो, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इसको लेकर अगर लोग सड़कों पर हैं तो उनको फुटेज ना मिले, उनको ना दिखाया जाए। मतलब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या चैनल्स को भी दे दी गई हैं? क्योंकि चैनल्स पर भी इस आंदोलन का जिक्र उतना ही हुआ है जितने में ब्रिजेश पाठक ने मुलाकात की थी वो हर्ष दुबे नाम के एक लड़के से और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इतना ही जिक्र हुआ है। इसके अलावा चैनल्स पर भी खबर नहीं है। और फिर रामदास अठावले
राजनाथ सिंह का एक पुराना वीडियो लेकर भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो वायरल है कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता, ये भी उन्होंने दिखाया। तो आप सोचिए कि सबको कितनी दर्द हो रही है कि ये एक ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहता, कोई भी पार्टी। तो कम से कम बीजेपी ने तो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया, उनमें सवर्ण भी है, सामान्य वर्ग के लोग भी हैं। और जैसे आपने कहा कि नौकरियों में भी आरक्षण के आधार पर प्रमोशन, वो भी बीजेपी लेकर आई। तो फिर शिकायत बीजेपी से नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हर आंदोलन के आखिर में यही मांग उठ जाती है, मोदी हटाओ। मैं तो कहता हूं अंजू जी कि ना मैं और ना आप ये चाहते कि आरक्षण हट जाए। इनफैक्ट जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या ये जो विषय को जो लोग उठा रहे हैं, मेरी जब उनसे भी बात होती है, चाहे वो अजीत भारती जी हो या अनुराधा जी हो या बाकी अन्य, वो भी ये नहीं कह रहे कि आरक्षण को हटा दो। ये गलत भ्रांति फैलाई जा रही है। ये मांग ही नहीं है। मांग है कि आरक्षण में रिफॉर्म्स होने चाहिए, आरक्षण सिस्टम में रिफॉर्म होने चाहिए। किस तरीके की रिफॉर्म की बात की जा रही है? कहा जा रहा है भाई एक परिवार से एक व्यक्ति को दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि इकोनॉमिक आधार पे दिया जाए। तो जब ओबीसी में आप क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर ला सकते हैं, तो एससी और एसटी में क्यों नहीं लाइएगा? उस वजह से क्या हो रहा है? उस वजह से खाई क्रिएट हो रही है एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में। आप इसलिए तो आरक्षण नहीं लाए थे। अच्छा, एक डिमांड क्या है? एक व्यक्ति को एक जीवन में एक ही आरक्षण मिले, या तो वो पढ़ाई में ले ले, या तो वो नौकरी में ले ले, या तो प्रमोशन में ले ले। ऐसा नहीं हो कि हर लेवल पे लेता जाए, तब वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? रिफॉर्म्स की बात हो रही है ना, संविधान की बात हो रही है और अंबेडकर की बात हो रही है। अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो उसमें एक प्रोविजन छोड़ के रखा था कि संविधान में अमेंडमेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि सोसाइटी जिस तरीके से आगे बढ़ती है रिफॉर्म्स की आवश्यकता होगी। 1950 का भारत 1980 के भारत से, और 1980 का भारत 2000 से, और 2000 का भारत 2026 से अलग है। हर 5 साल के बाद रिक्वायरमेंट बदलती है। तो जब संविधान में जो बेसिक है सब चीज का, उसमें रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, तो रिजर्वेशन सिस्टम में क्यों नहीं हो सकते? इनफैक्ट मेरे को याद है एक इनका डिमांड और अच्छा है रिजर्वेशन हटाने वाले लोग का, जो अमेंडमेंट जो चाह रहे हैं उनका। वो कह रहे हैं कि भारत सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए कि पिछले 70-80 सालों में कौन सी जात का कितना फायदा हुआ है रिजर्वेशन की वजह से। रोहिणी कमेटी बनी थी, उसी की रिपोर्ट को उजागर कर दें। तो ये सब नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और केंद्र सरकार क्योंकि सबकी बात मान लेती है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार फेमस है कि वो सीजेपी तक की बातें मान लेती है। फार्मर्स के नाम पे जो लोग एजिटेशन कर रहे थे और देश जला रहे थे, उन तक की बात मान ली, तो कृपया करके हमारी भी बात मान लीजिए। हम कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन सिस्टम रहना चाहिए, लेकिन हमको सेटिस्फाई कर दीजिए कि जो मिल रहा है वो सही है, और जो चेंजेस जरूरी है वो कर दीजिए। तो श्वेत पत्र ले आए, सबको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। और सही बात है, किस किस को कितनी बार आरक्षण मिलेगा, और आरक्षण मिलकर उसको नौकरी मिल गई, उसके बाद उस नौकरी में उसको प्रमोशन भी आरक्षण के आधार पर मिलेगा। अब कितने सालों तक झेला जाएगा? इसका कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अगर एक ही परिवार के 5-5 लोग को आरक्षण मिल रहा है जो कि समृद्ध है, और दूसरा परिवार जो कि समृद्ध नहीं है, उसके एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो ये सोशल स्ट्रक्चर में कैसे बेनिफिट करेगा? और वो टीना डाबी वाला मामला भी तो ऐसा था ना, वो भी तो एक संभ्रांत परिवार से आती थी, और उस परिवार के बाकी सदस्यों ने भी आरक्षण का फायदा उठाया था। फिर बाद में उनकी बहन थी, वो भी आईएएस बन गई थी। तो कितने लोगों को मिलेगा इसका फायदा? नहीं, बिल्कुल अंजू जी, इनफैक्ट टीना डाबी की बात आपने उठाई, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल से बताता हूं। जब मैं कॉलेज में था और लॉ की पढ़ाई कर रहा था, तो मैं डिबेट्स और ये सब में काफी इन्वॉल्व था। तो टीना डाबी से मेरी उस टाइम डिबेट्स भी हुई है, अलग अलग कंपटीशन में हम लोग मिलते थे। तो हमारा वो इतिहास रहा है। और देखा जाए तो सामान्य मतलब इक्वल परिवार मेरे को लगता था। बाद में पता चला कि अच्छा उनके माता पिता तो खुद ब्यूरोक्रेसी में, और उनको आरक्षण मिल गया और फिर वहां से कर ली, तो डेफिनेटली मतलब माता पिता को भी आरक्षण मिला होगा, और अब इनको मिला, इनकी बहन को मिला, अब इनके बच्चों को भी मिल जाएगा। कितनी गलत बात है। और गलत बात है 2 एंगल से। एक तो कि आपके अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए देश का सारा वर्ग कार्य कर रहा है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो या अनरिजर्व कैटेगरी, अपने सीट्स छोड़ रहे हैं ताकि आपके कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ें। अगर सारे सीट एक ही परिवार या एक ही टाइप के परिवार ले लेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा? हर जगह मैं क्यों मीना, जाटव और यादव को ही देखूं? क्यों नहीं किसी भील को, किसी कोरबा को, इन कम्युनिटीज को देखा जाए?
मुर्मू को, कितने मुर्मू को हमने देख लिया। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू जी के कितने मुर्मू को हम जानते हैं जो बड़े पोस्ट पे आए हैं। क्यों नहीं देख पाते ऐसे लोगों को हम? तो ये एक एंगल है। और दूसरा एंगल है अंजू जी कि मेरिट और आरक्षण ये दोनों का सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। इंदिरा शाहनी के जजमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को जायज ठहराया था तो कहा था कि ठीक है आप कुछ सीट आरक्षित कर सकते हैं लेकिन मेरिट के साथ समझौता नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक सीलिंग होनी चाहिए 50% जो आपको देना चाहिए। लेकिन आज जब आप देखिए भारत के कई राज्य हैं जहां पे 70%, 80%, 75%, 90% तक आरक्षण है कुछ राज्यों में। और शौक हो जाएंगे अंजू जी ये राज्य कौन है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। क्यों है इसमें 90% तक आरक्षण? मतलब तमिलनाडु का इतिहास अब भूल गए क्या कि किस तरीके से वहां पे पंडितों को और ब्राह्मणों को भगाया गया था, तमिल ब्राह्मण्स को विस्थापित किया गया था। मतलब अनरिजर्व सीट्स जनरल के लिए फिक्स नहीं होता है। अनरिजर्व सीट्स में सब लोग कॉम्पीट कर सकते हैं। तो अगर किसी राज्य में बाकी लोग भी अगर आगे आ रहे हैं तो उनको अनरिजर्व सीट्स में कम्पीट करने दीजिए, और नहीं तो रिजर्वेशन आप फिर अपर जनरल कैटेगरी को भी देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि 10 सीट में से हम 7 सीट रिजर्व कर देंगे और 3 सीट या 4 सीट जो बचेगा वो सबके लिए खुला रहे। ये अनैतिक है। क्योंकि फिर आप क्या करते हैं अंजू जी, इसके बाद आप कोचिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। आप कहते हैं कि भाई हम SC, ST, OBC को कोचिंग भी देंगे, जनरल को हम कोचिंग भी नहीं देंगे। अच्छा, उसका जो ट्यूशन क्या नाम है, जो फॉर्म का फीस होता है वो भी जनरल कैटेगरी को देना है, SC, ST को माफ है। मेरा पॉइंट है जब EWS को माफ होना चाहिए भाई, क्योंकि EWS का नाम ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। आप उसका माफ नहीं कर रहे हैं, आप SC, ST का माफ कर रहे हैं। क्या पता SC, ST व्यक्ति अमीर हो, फिर जब एडमिशन हो जाता है तो अंदर में ट्यूशन फीस की भी वही अंतर हो जाती है। अंजू जी मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला कि लाइब्रेरी में कितनी किताबें मिल सकती हैं उसमें भी डिवाइड है कि कोई कई सारे कॉलेजेस हैं जहां जनरल कैटेगरी के एक व्यक्ति को 1 महीने में 1 किताब मिल सकती है और वहीं SC, ST, OBC का कोई लिमिट नहीं है। आपको लगता है कि इसका कोई आउटकम है? कोई बात करेगा कभी इस पर, या ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा और ऐसे ढर्रे पे पूरा देश चलता ही रहेगा? कोई हिम्मत जुटाएगा? कोई पार्टी हिम्मत जुटाएगी? आज जो लोग आरक्षण के समीक्षा में, आरक्षण में सुधार की बात कर रहे हैं, क्या उनको किसी भी एक राजनीतिक पार्टी का सहारा मिलेगा? कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने आकर कहेगी कि हाँ जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण को लेकर बात करेंगे? क्योंकि आप याद कर लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह का एक वीडियो जो इन लोगों ने फैब्रिकेटेड करके डाला था, अलग तरीके से उसको एडिट करके डाला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हम आरक्षण हटा देंगे। तो आप सोचिए कि उस अफवाह के चलते बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ गया। 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट था आरक्षण की समीक्षा होगी, उसके बाद वहां क्या हुआ था, बीजेपी का क्या हाल हुआ था। तो क्या कोई पार्टी कभी हिम्मत जुटा पाएगी इस दिशा में कुछ करने का? नहीं अंजू जी, मैं मानता हूं कि हमको किसी और पार्टी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ही कुछ करेगी। मैं तो इसके लिए बहुत आश्वस्त हूं। मुझे नहीं लगता कि भाजपा कहीं जा रही है या उनको कहीं जाना चाहिए। भारत देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि भाजपा केंद्र में रहे और राज्यों में भी रहे। लेकिन मेरा साथ में ये भी मानना है कि भाजपा को ये ऐसा विषय है जिससे सबको इम्पैक्ट होता है और सुनना चाहिए सबकी बातें। ये बहुत ही अहम विषय है और मुझे लगता है जिस तरीके से, जिस तार्किक तरीके से ये विषय उठाया जा रहा है, क्योंकि देखिए एक बात तो है कि ये जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस दिन भी किए थे जंतर मंतर पे भी 2-4 दिन, या अदरवाइज सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, कोई किसी को गाली गलौज नहीं दे रहा है, कोई किसी पे पत्थरबाजी नहीं कर रहा है, कोई किसी तरीके से गैर सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है। लोग अनलेस ऑब्वियसली अजीत भारती को कोई गाली देगा तो गाली का जवाब गाली से देगा, लेकिन अदरवाइज कोई खुल के ऐसे नहीं दे रहा है कि भाई तुम दलित हो तो हम तुमको गाली देंगे, तुम ओबीसी हो तो हम तुमको गाली देंगे। होना भी नहीं चाहिए, गाली गलौज का सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो अभी मांग उठी है इसमें इन्होंने आरक्षण को हटाने की बात नहीं की है, क्योंकि इनको भी जमीनी परिस्थिति पता है। ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। किसी भी सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना अति आवश्यक है और मेरी शुभकामनाएं हैं जो इस विषय को उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि और लोगों को जुड़ना चाहिए, अपने सुझाव देने चाहिए। मुझे लगता है सच्ची लोकतंत्र की जीत वही होगी जब लोग सेटिस्फाइड हो किसी भी व्यवस्था से। आज अगर व्यवस्था अच्छी होती
तो क्या दलित वर्ग खुश है क्या? ये जो उनके नेतागण बन के घूमते, क्या वो खुश है क्या? वो तो कह रहे हैं कि भाई 5000 साल से हो रहा है, 5000 साल तक होता रहे। ये लॉजिक तो नहीं हो सकता है। एक तो हमें पता भी नहीं 5000 साल का क्या इतिहास है, क्योंकि वामपंथ ने कितना खराब किया उसको वी डोंट नो। माय पॉइंट इज कि आरक्षण लाया गया था, ये बात तो सच है कि सोशली कुछ लोग पीछे थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, ट्रू। तो उस पर श्वेत पत्र मांगने में क्या दिक्कत है? और ये देखने में क्या दिक्कत है कि भाई जिन लोगों के लिए निकाला गया था, क्या उन लोगों को सही सही फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं? ये तो बहुत जरूरी चीज है। जब भी सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है, मान के चलिए अंजू जी, अब बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी सरकारों ने ला दिया कि बिजली हम माफ कर देंगे, बिजली बिल फ्री होगा। तो सिस्टम में क्या क्लॉज लगाया कि जिसका 200 यूनिट तक बिजली होगा, 150 यूनिट तक बिजली होगा, उसका माफ करेंगे, उससे ऊपर का नहीं करेंगे। क्यों? इससे पैरामीटर समझ में आया कि 150-200 यूनिट वाले लोग वो हैं जो कम प्रयोग करते हैं, जिनका घर में पैसे कम होंगे, एसी वगैरह बहुत सारे नहीं होंगे। ऐसे उन्होंने डिफरेंशिएट क्रिएट किया, उसको इक्विटी कहा जाता है। क्यों नहीं वही इक्विटी यहां लाया जाए? और सबसे प्राइम उदाहरण, जब ओबीसी में ये लेयर बन सकता है, जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस बन सकता है, तो फिर एससी एसटी में इस लेयर को बनाने में क्या आपत्ति है? मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि आज जिस तरीके से स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी को, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जिस तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी को कन्वर्ट कर करके क्रिश्चियन मिशनरीज ने काम किया है, क्यों हिंदू अपना जगह क्रिश्चियन मिशनरीज के बनाए हुए लोगों के लिए छोड़ दे? हमें पता तो होना चाहिए। क्योंकि एसटी की जो सीट्स होती है वो रिलीजन न्यूट्रल होती है, किसी भी धर्म और मजहब को आप मान सकते हैं। तो गांव के गांव, कस्बे के कस्बे कन्वर्ट करवा दिए गए हैं। तो क्यों नहीं सर्वे होना चाहिए भाई कि कितना आगे बढ़े या नहीं बढ़े? डेफिनेटली होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट में अलाउड ही नहीं है कि आप कन्वर्ट करके आरक्षण ले पाओ। तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन बने हुए हैं कि कन्वर्ट हो जाते हैं, नाम वही रखते हैं। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको मणिपुर की घटना याद होगी, मणिपुर की बातें बार बार लोग करते हैं। मणिपुर की घटना है क्या? वहां पे लड़ाई ही ओबीसी और एसटी के बीच में हो रहा है। हिंदू ओबीसी कह रहा है कि हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए, और एसटी कह रहा है, जो क्रिश्चियन है, कि हम नहीं देने देंगे। लड़ाई ही वही की है। तो जो 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 मैती कम्युनिटी और उनके बीच में हो रहा है, कुकी और मैती के बीच में हो रहा है, बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि आरक्षण से क्या समाज करीब आया है? उत्तर है नहीं। तो क्या आरक्षण को हटा देना चाहिए? उसका भी उत्तर है नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? उत्तर स्पष्ट है, आपको बराबरी लाना पड़ेगा, व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। आप वही व्यवस्था नहीं चलाने दे सकते जिससे 70 साल से चल रहा है लेकिन लाभ नहीं हुआ। अगर इस देश में आप कहते हैं कि हम दो हमारे दो हम करते हैं, और परिवार उन्मूलन के नाम पे मुसलमान 4 शादियां कर रहा है और 40 बच्चे पैदा कर रहा है और हिंदू कम कर रहा है, तो आपको पॉलिसी बदलनी पड़ी ना आज की डेट में। आपको हर स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ा उस चक्कर में। उसी तहत आपको आरक्षण के मुद्दे पे भी सोचना पड़ेगा कि क्या उसका फायदा हो रहा है कि नहीं। मतलब मैं तो बहुत चाहूंगा, क्योंकि मैं बिहार में रहा हूं, छत्तीसगढ़ में रहा हूं, उड़ीसा में रहा हूं, मैंने काफी करीब से देखा है कि किस तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। तो जिनको दिक्कत होती है उनको प्रोविजन दो ना, जिनको नहीं हो रही उनको क्यों दे रहे हो? जब आप ये कह रहे हो कि ब्राह्मण का बच्चा ही खाली पंडित क्यों बने, सही बात है, कोई भी बन ले जो पढ़ ले, तो ऐसे ही आपको सबके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों एसटी आईएएस का बच्चा ही एसटी आईएएस बने? तो मुझे लगता है कि यही कमी है जिसकी वजह से आज भी एससी एसटी समाज काफी पीछे है। और ओबीसी में भी, इनफैक्ट सिर्फ एससी एसटी की बात हम क्यों कर रहे हैं, ओबीसी में भी जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है उन लोगों, क्योंकि ओबीसी का ना जो ये कैटेगरी का जो सिस्टम है ना कि हम क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, इसमें बहुत बड़ी धांधली है अंजू जी। ये फैमिली इनकम नहीं दिखाते, सिर्फ पेरेंट का इनकम दिखाते हैं ओबीसी में। और क्या करते हैं कि किसी का कोई व्यक्ति अगर आईएएस ऑफिसर है और उसको अपने बच्चे को बनाना है, अपनी सारी संपत्ति दान कर देता है बच्चे के नाम पर, खुद छोड़ देता है पोस्ट। बच्चा हो गया क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में, बच्चा जॉब के लिए अप्लाई किया, ओबीसी में उसको हो गया और जमीन वापस कर दिया अपने पिताजी को। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की धांधलियां रोकने की आवश्यकता है, इसलिए इस रिफॉर्म के ऊपर बात करने की, आरक्षण सिस्टम के ऊपर बात करने की जरूरत है। बिल्कुल, और जिनको लाभ मिलना चाहिए, जो अपने वंचित समाज में भी वंचित है आज, उनको भी तो ऊपर लाना है। वो और दबे चले जा रहे हैं, और कुछ एक परिवारों ने आरक्षण पर कब्जा करके रखा है, उन्हीं के लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टरी में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। हैरानी तो तब होती है जब आरक्षित सीटों में
मेडिकल कॉलेज में उनके मार्क्स बिल्कुल नीचे होते हैं, फिर भी उनको सीट मिल जाती है, एडमिशन मिल जाता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे। क्यों नहीं ये सारे के सारे सांसद फिर ऐसे डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं। और फिर ये जो कहा जा रहा है कि ये जो आरक्षण समीक्षा या आरक्षण में सुधार की बात को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग या स्वर्ण लोग ही नहीं है, ऐसे दबे कुचले लोग भी पहुंच रहे हैं जो उनको ये लगता है कि उनको मिलना चाहिए था हक, लेकिन ऐसे लोगों को मिल रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्हीं की जाति के, वो लोग भी पहुंचे हुए थे। मैंने उनकी भी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर सुनी है। नहीं अंजू जी, ये तो आपने एकदम बहुत बड़ी बात उठा दी। ऐसे लोग, मतलब देखिए, आरक्षण मिलना एक चीज है कि आपने बेसिक लेवल पे आरक्षण दे दिया कि कॉलेज के एडमिशन पे दे दिया या फीस में दे दिया या उस तरीके से दे दिया, लेकिन मेरिट को आप उड़ा नहीं सकते कि भाई -40 नंबर वाले को भी आप दे रहे हैं, 0 नंबर वाले को भी आप एडमिशन दे रहे हैं, पीएचडी पढ़ाने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। नहीं, आपको बेयर मिनिमम तो रखना ही पड़ेगा कि भाई आरक्षण ठीक है, तुम्हारी इतनी सीट्स रिजर्व्ड है, लेकिन अगर इतनी सीट में तुम अगर इतना नंबर भी नहीं लाते तो हम तुमको नहीं देंगे एडमिशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब ये ऐसी वाली बात हुई अंजू जी की वकील अगर मान के चलो देश में हर साल 10,000 लोग बन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए बेयर मिनिमम वो होना चाहिए पात्रता कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बिना आप लॉ नहीं कर सकते। तो क्या आपको सीट भरने के लिए आप ग्रेजुएशन का वो वही उड़ा दीजिएगा कि 12th का सीधा लॉ कर लो? जब वो नहीं किया जा सकता तो डॉक्टरी में भी किसी -40 वाले नंबर को आप कैसे एक्सपर्ट डिग्री दे सकते हैं, कैसे एडमिशन दे सकते हैं उस चीज में? लेकिन ऐसा हो रहा है ना शशांक जी? बिल्कुल हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो इन्हीं सबको तो रोकने के लिए ये जो आरक्षण की समीक्षा करने की जरूरत है, आरक्षण में सुधार लाने की जरूरत है। कोई नहीं कह रहा है कि आरक्षण को हटा दो, कोई ये मांग नहीं कर रहा है, समझने की जरूरत है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इन सबको समझने की जरूरत है कि कुछ परिवारों ने जो ठेकेदारी जमा ली है अपनी आरक्षण पर, उनसे निजात दिलाने की जरूरत है SC/ST वर्ग को। और क्रीमी लेयर अगर ओबीसी में बन सकती है तो इनमें भी ईमानदारी से बननी चाहिए, और जो इस तरह की धांधली करता पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है या सरकार के कानों तक इसकी आवाज पहुंचती है, बात होती है, तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी शशांक जी कि ये एक ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें हाथ डालने से हर कोई डरता है। कम से कम मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को, स्वर्ण वर्ग को 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर आरक्षण दिया है, उसको नहीं भूलना चाहिए। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी शशांक जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर बुलाने के लिए। यतो धर्म ततो जय।